अंग्रेज़ों ने भारत पर 150 साल राज किया और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद भारत का नया निर्माण शुरू हुआ, जिसमें महाराष्ट्र राज्य स्थित हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात ये दो राज्य तब एक ही माने जाते थे। 1960 के बाद दो राज्य अलग अलग हुए, लेकिन 1952 का विधानसभा इलेक्शन और 1957 का विधानसभा इलेक्शन इन्हीं राज्यों में एक साथ हुआ था। और चलिए देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में बना हुआ स्वतंत्र महाराष्ट्र के पहले का विधानसभा चुनाव का इतिहास। आज़ादी के बाद बेहद रोचक थे अमरावती ज़िले के पहले दो विधानसभा चुनाव। पहले दो चुनाव में जिले से 12 विधायक चुने गए थे, जिसमें से 8 विधायकों का चयन हुआ था। पहले चुनाव के समय अमरावती जिला मध्य प्रदेश का हिस्सा था और दूसरे चुनाव के समय बॉम्बे प्रोविंस को जोड़ा गया था। सन 52 में अमरावती व दरियापुर के लिए 2 सदस्यीय प्रणाली थी। सन 1957 में केवल दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र हेतु 2 सदस्यीय प्रणाली थी। सन 62 के चुनाव तक 2 बार हुआ था निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन। तो चलिए देखते हैं 1952 और 1957 महाराष्ट्र विधानसभा के साथ साथ अमरावती विधानसभा का इतिहास। आगामी 3-4 माह बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव हेतु इस समय अमरावती जिले में कुल 8 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां से चुनाव पश्चात 8 विधायक चुने जाएंगे और मुंबई स्थित राज्य विधानमंडल की विधानसभा में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। परंतु देश की आज़ादी के बाद से लेकर वर्ष 1962 में महाराष्ट्र विधानसभा हेतु हुए पहले चुनाव तक विधायकों के निर्वाचन को लेकर यह स्थिति और पद्धति नहीं हुआ करती थी, बल्कि देश की आज़ादी के बाद 15 वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन व विधायकों की चयन प्रक्रिया को लेकर काफ़ी हद तक उथल पुथल वाले हालात रहे। ऐसा कहा जाता है कि सन 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा अमल में लाई गई थी प्रोविंस व रेसिडेंसी पद्धति थी, जिसके तहत केंद्रीय एवं अलग अलग प्रदेश स्तर पर जनप्रतिनिधियों का चयन करते हुए अंतरिम सरकार चलाई जाती थी। वही देश को आज़ादी मिलने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू करते हुए भारत को गणराज्य के तौर पर गठित कर संघीय शासन व्यवस्था को अमल में लाया गया, जिसके उपरांत 1952 में पहली बार विधानसभा के चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई। उस समय अमरावती जिला यह सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरौर सर्किट यानी मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था और उस समय सीपी एंड बेरौर प्रांत की राजधानी नागपुर में हुआ करती थी। 26 मार्च 1952 को तत्कालीन मध्य प्रांत की 184 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव करवाया गया था, जिसमें 48 सीटों पर द्विसदस्यीय प्रणाली थी। वही 136 सीटों से एक एक सदस्य चुने जाने थे, यानी कुल 232 सदस्यों का चयन होना था, जिसके लिए कुल 1122 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। पहले चुनाव में अमरावती से 10 सीटें और 12 विधायक चुने गए थे। अमरावती व दरियापुर में उस समय द्विसदस्यीय प्रणाली थी, जिस तरह की आज है अमरावती और बडनेरा। उस समय बडनेरा नहीं था, उस समय था दरियापुर और अमरावती, जहाँ द्विसदस्यीय प्रणाली थी। उस समय अमरावती जिले में और दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 सदस्यीय प्रणाली अमल में लाई गई, क्योंकि शेष विधानसभा क्षेत्रों से एक एक सदस्य चुना जाना था, जिसके चलते अमरावती जिले के 10 विधान क्षेत्रों से पहले चुनाव में 12 विधायक चुनकर आए थे। बता दें कि 2 सदस्यीय प्रणाली वाले विधानसभा क्षेत्रों में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया जाता था, जिसके तहत सन 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में अमरावती के वीर वामन राव देशमुख व बाबूलाल काशी प्रसाद तथा दरियापुर से किशन नारायण राव खंडारे व कोकिलाबेन गावंडे विजयी हुए थे। वही जरूर से रामकृष्ण बेलसरे, मोर्शी से पंजाबराव सदापुरे, चांदूर रेलवे से पुंडलिकराव चावरे तथा तलेगांव से बाबूराव जाधव, नांदगांव से पंजाबराव एवलीकर, अचलपुर से अमृतराव सोनार, मेलघाट से बालकृष्ण भंडारी एवं वलगांव से पुरुषोत्तम देशमुख विधायक निर्वाचित हुए थे, जिनमें से मोर्शी के पंजाबराव सदापुरे ही निर्दलीय यानी स्वतंत्र प्रत्याशी थे। वही शेष सारी जगहों पे कांग्रेस की सीटों पर उम्मीदवार विजयी हुए थे। सन 1956 में बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा बना था अमरावती। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। इसके उपरांत सन 1956 आते आते देश के सभी राज्यों में पुनर्गठन किया जाने लगा, जिसके तहत मध्य भारत मतलब विंध्य प्रदेश व भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। साथ ही राजस्थान के कोटा जिले के सिरोज उपविभाग को भी मध्य प्रदेश से जोड़ा गया।
वहीं नागपुर डिवीजन में शामिल रहने वाले मराठी भाषी जिलों को बॉम्बे स्टेट के साथ जोड़ा गया। मराठी भाषी जिलों में नागपुर सहित अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, भंडारा एवं चांदा का समावेश था, जिसके उपरांत बॉम्बे स्टेट में विधानसभा सीटों की संख्या 218 हो गई, जिनमें अमरावती जिले की 7 विधानसभा का समावेश था। साथ ही अमरावती जिले में केवल दरियापुर की आरक्षित सीटों के लिए ही 2 सदस्यीय प्रणाली को अस्तित्व में रखा गया था, जिसके चलते अमरावती जिले के 7 सीटों से 8 विधायक चुने गए थे, जिनमें दरियापुर से नारायण देशमुख व किशन खंडारे, अमरावती से मालती वामनराव जोशी, मेलघाट से कोकिलाबाई गावंडे, बडनेरा से पुरुषोत्तम काशीराव देशमुख, चांदूर रेलवे से पुंडलिक बालकृष्ण चौरे, अचलपुर से माधवराव भगवंतराव पाटिल व मोर्शी से हीरीबाई आनंदराव सावल निर्वाचित हुए थे। विशेष उल्लेखनीय है कि यह सभी प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे तथा पहले दोनों चुनाव में कांग्रेस ने अमरावती जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। यह एक इतिहास बड़ा ही अमरावती विधानसभा में हुआ था। चलिए आपको विधानसभा की और जानकारी देते हुए आगे लेकर चलते हैं। सन 1952 के जो चुनाव थे उसमें से जो विजयी प्रत्याशी थे उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। अमरावती से थे वामनराव गोपालराव जोशी। दूसरे जो प्रत्याशी थे वो थे अमरावती से बाबूलाल काशी प्रसाद अहिरवार, दरियापुर से कोकिलाबाई गावंडे, वलगांव से पुरुषोत्तम काशीनाथ देशमुख, अचलपुर से अमृतराव गणपतराव सोनार, मेलघाट बालकृष्ण मूलचंद भंडारी, नांदगांव से पंजाबराव बाबूराव यावलीकर, तलेगांव से बाबूराव जाधव, जरूर से रामकृष्ण बेलसरे, मोर्शी से पंजाबराव सदापुरी और चांदूर रेलवे से पुंडलिक बालकृष्ण चौरे। अभी हम चलते हैं 1957 के चुनाव में विजयी हुए प्रत्याशियों के नामों की तरफ। निर्वाचन क्षेत्र विजेता प्रत्याशी दरियापुर नारायण उत्तमराव देशमुख, दरियापुर से किशन नारायण खंडारे। आपको ये बात मैं बताना चाहूँगी कि 1957 में अमरावती 1 सदस्यीय विधानसभा थी और दरियापुर द्विसदस्यीय थी। तो चलिए देखते हैं अमरावती से कौन थे। तो अमरावती से थी मालती बाई वामनराव जोशी, जो वीर वामनराव जोशी इनकी पत्नी थी। मेलघाट से कोकिलाबाई जगन्नाथ गावंडे, जो 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी थी। बडनेरा से पुरुषोत्तम काशीराव देशमुख। आपको मैं बताना चाहूँगी कि 1957 में बडनेरा पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरा था। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो हम धीरे धीरे विधानसभा इतिहास में आप तक पहुँचाने वाले। आगे चलते हैं चांदूर रेलवे की तरफ। तो बडनेरा से थे पुरुषोत्तम काशीराव देशमुख, चांदूर रेलवे से पुंडलिक बालकृष्ण चौरे, अचलपुर से माधवराव भगवंतराव पाटिल और मोर्शी से हीराबाई आनंदराव सालो। देखिए आगे मैं आपको ले जाऊंगी पंजाबराव देशमुख, जो शिक्षा महर्षि के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं इस विधानसभा इतिहास में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंतरिम सरकार से सन 1965 तक पंजाबराव देशमुख थे जिले के सांसद। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि शिक्षा महर्षि के तौर पर ख्याति प्राप्त रहने वाले पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख ने आज़ादी के पहले ही अंग्रेजों द्वारा गठित भारत की अंतरिम सरकार में अमरावती जिले का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया था और वे आज़ादी के पश्चात गठित हुई कार्यवाहक सरकार में भी अमरावती जिले के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल थे तथा उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा दिया था। पहले संसदीय आम चुनाव में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने अमरावती संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी और पहली बार संसद में निर्वाचित होने के उपरांत वे देश के प्रथम कृषि मंत्री भी बने थे। इसके पश्चात पंजाबराव देशमुख ने सन 1956 तक संसद में अमरावती जिले का प्रतिनिधित्व किया था तथा उनके नेतृत्व के तहत अमरावती जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए थे। आगे चलते हैं और जानते हैं कि वीर वामनराव जोशी जी, जो इतिहास में एक बड़ा नाम है, उनका थोड़ा अमरावती विधानसभा में क्या महत्व है वो जानते हैं। जोशी पति पत्नी निर्वाचित हुए थे अमरावती के विधायक। सन 1952 में अमरावती विधानसभा क्षेत्र हेतु 2 सदस्यीय प्रणाली थी, जिसमें वीर वामनराव जोशी व बाबूलाल अहिरवार विधायक निर्वाचित हुए थे। वहीं इसके बाद वर्ष 1957 में अमरावती विधानसभा क्षेत्र हेतु 1 सदस्यीय प्रणाली अमल में लाई गई थी। इस चुनाव में वीर वामनराव जोशी की पत्नी मालती ताई जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। अब
अब चलते हैं आगे दरियापुर की तरफ। दरियापुर से किशन खंडारे 2 बार विधायक बने थे। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के बाद विधानसभा चुनाव में द्विसदस्यीय प्रणाली के तहत 2-2 विधायकों का चयन हुआ था, जिसके तहत 1952 के चुनाव में किशन खंडारे व कोकिला बाई गावंडे विधायक बने। वही सन 1957 के चुनाव में किशन खंडारे के साथ नारायण देशमुख ने जीत हासिल की, जिसके चलते दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में किशन खंडारे लगातार 2 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। 2 अलग-अलग क्षेत्रों से लगातार 2 बार विधायक बनी कोकिलाबाई गावंडे। सन 1952 के चुनाव में दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से द्विसदस्यीय प्रणाली के तहत विधायक निर्वाचित होने वाली कोकिलाबाई गावंडे ने सन 1957 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मेलघाट क्षेत्र से दावेदारी पेश की, जहां से उन्हें 18,848 वोट हासिल हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी व निर्दलीय प्रत्याशी मामराज खंडेलवाल को 10,063 वोट मिले, जिसके चलते 8,000 से अधिक वोटों की लीड से कोकिला गावंडे विजयी हुई थी। दरियापुर के बाद मेलघाट से लगातार दूसरी बार वह विधायक बनी। चांदूर रेलवे में पुंडलिक चौरे 2 बार जीते। चलिए देखते हैं चांदूर बाजार का विधानसभा इतिहास। चांदूर रेलवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सन 1952 में 57 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पुंडलिक बालकृष्ण चौरे लगातार 2 बार जीते थे। पुंडलिक चौरे ने लगातार 10 वर्ष तक चांदूर रेलवे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। आगे चलते हैं और जानते हैं कि कौन बने थे अमरावती के 2 बार मंत्री। लगातार 2 बार जीतकर दोनों बार मंत्री बने थे पीके देशमुख। पीकेडी के रूप में विख्यात पुरुषोत्तम देशमुख ने भी सन 1952 और 1957 के विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। पीके देशमुख ने सन 1952 में अपना पहला चुनाव वलगांव सीट से लड़ा था। 4,444 वोटों की लीड से जीत हासिल की थी। उस चुनाव में पीके देशमुख को 12,362 तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी गुलाबराव बोबड़े को 7,918 वोट मिले थे। वहीं पीके देशमुख ने सन 1957 में अपना दूसरा चुनाव बडनेरा सीट से लड़ा था, जहां उन्हें 27,344 वोट मिले थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुखदेव तिड़के ने 16,366 वोट हासिल किए थे तथा इस चुनाव में पीके देशमुख ने 10,978 वोटों से लीड हासिल करते हुए जीत प्राप्त की। विशेष उल्लेखनीय यह है कि लगातार 2 चुनाव जीतने वाले पीके देशमुख दोनों ही बार मंत्री बनाए गए थे, जिसके तहत सन 1952 में शिक्षा मंत्री तथा सन 1957 में पीके देशमुख जी को महाराष्ट्र का कानून मंत्री पद सौंपा गया था। सन 1962 से वर्ष 2019 तक विधानसभा का चुनाव का सफरनामा। चलिए जानते हैं कि 1952 से शुरू हुई महाराष्ट्र विधानसभा के साथ साथ अमरावती विधानसभा और यह जो सफर चला है वो चला है 2019 तक और आज आया है 2024, जहां पर अभी हवाएं चल रही है विधानसभा इलेक्शन की। तो चलिए जानते हैं कि ये सफर कैसा था। 1952 से लेकर 1962 तक का सफर तो हमने जान लिया था। 1960 में महाराष्ट्र राज्य अलग हुआ था, उसका स्वतंत्र स्थापना दिवस भी हम 1 मई को मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1962 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र के विधानसभा का सफरनामा। देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक अमरावती जिले में कुल 15 बार विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं, जिसके तहत सन 1952 व 1957 में हुए चुनाव सीपी एंड बेरार प्रांत तथा मुंबई प्रांत की विधानसभाओं के लिए कराए गए थे। वही सन 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन होने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अमरावती विधानसभा क्षेत्र में पहली बार सन 1962 में चुनाव कराया गया और इसके बाद से लेकर ही अब तक महाराष्ट्र में 13 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2 विधानसभा चुनाव 1952 और 1957 और बाकी के 13 जो चुनाव है वो 1960 के बाद हुए हैं। 62 से शुरू हुए थे 2019 तक 13। 1952 से लेकर 2019 तक ये जो सफ़र है, इस सफ़र में महाराष्ट्र में कुल 15 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 पहले थे और बाकी के 13 बाद में थे महाराष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होगा।
अब महाराष्ट्र विधानसभा का 14वां चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा, सुनिए गौर से सुनिए, स्वतंत्र महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जो अभी रहेगा 14वां, वो चुनाव आगामी 3-4 माह में होने वाला है। ऐसे में अमरावती मंडल न्यूज़ द्वारा अमरावती जिले में अब तक हुए विधानसभा चुनावों की स्थिति व नतीजे को लेकर अपने दर्शकों के हेतु विशेष रूप से हम मंडल न्यूज़ द्वारा आपको अपडेट देते रहेंगे। अब वर्ष 1962 में हुए पहले चुनाव से संबंधित खबर आप तक मैंने पहुंचाई है। एक तरह अमरावती विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए विधानसभा चुनाव का यह सिंहावलोकन था। 2024 आया है और 2024 देखिए ये सफ़र बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। 1952 से लेकर 2024 तक का ये जो सफ़र है बहुत बड़ा सफ़र है। उस और तत्कालीन समय और अभी का समय बहुत बड़ा फ़र्क इन सारे सालों में था, लेकिन अभी सारे देश की नज़रें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर गड़ी हुई है और साथ ही साथ अमरावती विधानसभा पर तो खास नज़रें गड़ी है। तो आगे आगे हम आपको लेकर चलेंगे अमरावती विधानसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में, जहां आपको बताई जाएंगी ताज़ा खबरें मंडल न्यूज़ के साथ साथ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।